Hello students, it's fifth video of this chapter, differential equations. पहले ही बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। कभी कभी क्या हो रहा है कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन अगर मिल जा रहा है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हो, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको कुछ हो जाता है और आप नहीं कर पाते। जबकि होता क्या है कि ये ज़्यादा इजी है अगर आप ध्यान से देखें तो। मैं आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ, अच्छे से देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम आज के लिए हमारे पास क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। इसका कोई मतलब ही नहीं है अभी। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, मतलब वो कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी गई है तो वो कर्व क्या था। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें कर्व फाइंड करना, तो ठीक है। देखिए हमने क्या किया, वाई डैश लिखा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। तो ये देखिए इजी सा है। ऐसा अगर इक्वेशन हमें पहले दिया जाता तो हम सॉल्व कर लेते थे, वैसे ही अब भी कर पाएंगे। देखिए तो x के जो है वो एक तरफ कर लिए, ये देखिए इस तरीके हो जाएगा ई एक्स और साइन एक्स डी एक्स। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये जो है हमने इसको एक क्वेश्चन ले लिया नया, ठीक है ना, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया। प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, और ये जो है इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए ये आ गया साइन एक्स, इसका यही होगा, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और इसका ई रेज़ टू आर एक्स होगा। मतलब अब आप इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो आपने क्या लिखा, ऐसे लिख दीजिए ई एक्स साइन एक्स माइनस, और इसको जब आप करेंगे तो फिर से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट फंक्शन आपने लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब कॉस एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ये देखिए इस तरीके से आएगा। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ई रेज़ टू पावर एक्स और साइन एक्स। ठीक है, क्लियर है। तो आप जरा इसे ध्यान से देखें, मतलब ये इस तरीके से आया। तो आप ये देखें, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा आई इज इक्वल टू जो हम लेके चले थे ये, और ये सेम है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इतना पार्ट जो है ये आई है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये माइनस माइनस से प्लस हो गया था, और एक माइनस जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये फिर आएगा, तो यानी कि ये किसका आएगा, माइनस का आई हो जाएगा फाइनली। यानी ये माइनस का आई होगा। माइनस का आई को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये 2i आ जाएगा, और यानी कि अभी क्या बचेगा, आपको ये मिलेगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ गया। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड कर लीजिए। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन में आपको यहाँ वैल्यू रखनी है, तो आपने इसको वैल्यू रखी तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ये आपने रख दिया ई की पावर एक्स अपॉन 2, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, यहाँ तक अभी हमने सॉल्व कर लिया, क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे आप, मतलब हमने क्या किया, ये तो क्वेश्चन आपने इंटीग्रेशन में किया हुआ है ना भाई, ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स, तो सेम प्रोसीजर हमने सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, अब इसकी वैल्यू उठा के सिर्फ यहाँ रख दी, तो y इक्वल टू आ गया। लेकिन ये कर्व तो हमें मिल गया, कर्व तो मिल गया, लेकिन वो ये कह रहा है ये कर्व जो है 0 0 से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये कर्व 0 0 से पास होना चाहिए। मतलब ये अभी तो ये जनरल कर्व है, क्योंकि इसमें c आया हुआ है आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये 0 0 से पास होगा। ठीक है ना। तो 0 0 से जब ये पास होगा कर्व, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, ठीक है ना। साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी, तो जरा देखें क्या आता है। ई रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1, साइन 0 0 होता है, और
cos 0 1 होता है प्लस सी। तो देखिए सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, सी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, ठीक है ना। सी की वैल्यू 1/2 आ गई, यानी कि अब आप क्या करेंगे, फाइनली आंसर जो आप अपना लिखेंगे तो आपने ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 और c की वैल्यू थी 1/2। क्लियर। ये जो 2 है आपका डिनोमिनेटर में, आप ऐसे लिख दीजिए 2y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 1, ये 1 को आपने ट्रांसफ़र कर दिया और आपने लिख दिया ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक समझ गए आप, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। अब देखिए ज़रा 16th क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दी है, कह रहा है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द कर्व पॉइंट पासिंग थ्रू 1 - 1। मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन अब चाहिए, क्योंकि जब किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है तो हमें क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग हटा लेंगे। देखते हैं, तो शुरू तो आपको यहीं से करना है। तो देखिए आपने क्या किया, y के जो टर्म थे वो इधर रखे रहने दीजिए और x के टर्म को जो है क्या करिए, x प्लस 2 अपॉन एक्स इधर कर दीजिए, ठीक है। और y का हो गया ये y प्लस 2, मतलब ये y प्लस 2 था ना y, तो इसको हम इधर ले गए और ये जो x था इसको हम इधर ले आए, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल से कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए ऊपर y प्लस 2 माइनस 2 और ये है y प्लस 2 dy, और इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2/x dx। क्लियर। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 इंटीग्रेशन dy, और इसका इंटीग्रेशन हो ही रहा है 1 प्लस 2 अपॉन x dx। इंटीग्रेशन 1 का करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 2 और ये हो जाएगा log y प्लस 2, और ये देखिए x प्लस 2 log x, और इसको प्लस सी कर दीजिए, ठीक है। अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, देखिए इस तरीके से थोड़ा लिख लीजिए y माइनस एक्स माइनस सी, और देखिए जो log के टर्म्स थे वो हमने एक साथ लिख दिए, तो ये हो जाएगा 2 log y प्लस 2 प्लस 2 log x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस log x का स्क्वायर। कैसे, log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m, ठीक है। तो यानी कि हमने ऐसे कर लिया y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू log, और इसे लिख दिया y प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर। मतलब अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m n, ठीक है ना। क्लियर, ये आपको समझ में आ गई बात। अब देखिए वो क्या कहता है, ये तो हमारा जनरल सोल्यूशन तो आ गया, यही है सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है यही है आंसर हमारा। लेकिन इस आंसर में वो ये कहता है कि द कर्व शुड बी पास थ्रू 1 - 1। 1 - 1 मतलब कोऑर्डिनेट हैं, इसका मतलब एक्स ये है वाई। तो कोऑर्डिनेट जब आपके दिए गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह क्या वैल्यू है 1 और वाई की जगह -1, वाई की जगह वैल्यू क्या है -1। चलिए वाई की जगह -1 है और एक्स की जगह क्या है 1, तो ये देखिए ये आ गया, वाई की जगह है -1 और एक्स की जगह है 1, तो ये देखिए हो गया -2 माइनस सी इक्वल टू log 1 हो जाएगा ये सीधे सीधे, क्योंकि 2 - 1 1 और 1 log 1 होता है 0। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आपको क्या मिलेगी -2, ये 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, और c को आप निकालेंगे, c की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है।
तो आपका आंसर क्या आएगा, y माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है ना, और ये प्लस टू हो गया क्योंकि माइनस टू ऑलरेडी था, तो ये हो गया log y माइनस टू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका, यही आंसर था ना, जनरल सोल्यूशन में सी की वैल्यू हमने रख दी तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये देखिए ये वाला, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपको देखने से लगेगा अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, कई लोग तो पढ़ते भी सही से नहीं हैं, आधा अधूरा छोड़ देते हैं। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 माइनस टू। तो आपको कर्व का इक्वेशन चाहिए जो 0 माइनस टू से जा रहा हो, यानी कि जब आप इक्वेशन निकालेंगे, जनरल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन जब आएगा उसमें जीरो, एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह माइनस टू रख के सी की वैल्यू निकालेंगे, उसमें पुट कर देंगे, मतलब 0 माइनस टू तब काम आएगा, ठीक है। गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ उसने, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई एक्सिस। देखिए एक ध्यान से अगर पढ़ेंगे आंसर आपको वहीं से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये मिल गई, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस का और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, इसका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो क्या कह रहा है, जो प्रोडक्ट है इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है ऐसा बोल रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को हमने एक्स ले लिया और वाई कोऑर्डिनेट वाई ले लिया। मतलब ये पूरा इतना लंबा क्वेश्चन लिखा है, इसका ये मतलब है, सिंपल सा ये मतलब है, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया, y डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये क्या आ गया, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। क्लियर। तो आंसर तो हमारा यही है क्योंकि ये जनरल सोल्यूशन है। लेकिन ये जो जनरल सोल्यूशन है, आप क्या कह रहे थे, मैंने क्या बताया था, 0 माइनस टू से पास हो रहा है, ये बताया था मैंने शुरू में। जो आंसर आएगा उसको 0 माइनस टू से पास कराना है। तो 0 माइनस टू से आप इसको जब पास कराएंगे तो क्या होगा, एक मिनट, मतलब y की जगह क्या है, y की जगह है माइनस टू और x की जगह क्या है, 0। ज़रा देखिए तो क्या आ रहा है, ये आ गया 4 इक्वल टू 2c, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई, 2c की वैल्यू 4 आ गई। चलिए 2c की वैल्यू 4 आ गई, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 2c की वैल्यू क्या आई थी, 4। यानी कि या तो आप आंसर ये लिख दीजिए या आप ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने देखा कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है ना, सिंपल सा। मतलब इतने बड़े क्वेश्चन का सिर्फ इतना इक्वेशन बना, ठीक है। इसको हमने रिड्यूस करके ये आ गया, समझ गए ना आप। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना, अगर ईमानदारी से आप लगे रहे तो। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है 18th क्वेश्चन में, वो ये बोल रहा है एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखिए यहाँ कुछ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट 4 माइनस 3। मतलब वो ये कह रहा है एक तो स्लोप टेंजेंट का है, ठीक है, स्लोप का जो टेंजेंट है वो ट्वाइस है, स्लोप का टेंजेंट ट्वाइस है। मतलब वो ये कह रहा है एक तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप का टेंजेंट हो गया, ये ट्वाइस है, किससे ट्वाइस है, उस लाइन के स्लोप से। जब दो पॉइंट दिए होते हैं, एक पॉइंट दिया है एक्स वाई और एक पॉइंट दिया है माइनस 4 माइनस 3, तो आप जानते हैं x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 इज अनदर पॉइंट, देन स्लोप क्या होगा आपका, अगर आप स्लोप निकालते हैं तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तरीका है, ठीक है। तो जब आप इसको स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा,
आपने स्लोप निकाला तो y प्लस 3/x+4 ये स्लोप आ गया। कंडीशन क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ट्वाइस है। मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब ये जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ट्वाइस है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका डबल करना पड़ेगा तब तो इक्वल होगा। जैसे फादर की एज जो है 40 ईयर्स है और सन की एज 10 ईयर्स है, तो वो कह रहा है फादर जो है 4 टाइम्स है सन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको दोनों को इक्वल करना है तो आपको सन की एज में 10 का 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही इसमें डी वाई बाई डी एक्स जो है डबल है, तो इसका मतलब आपको जो स्लोप लाइन का स्लोप आ रहा है उसको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतना सब लिखा है, उसका रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, अब जो हम निकालेंगे सॉल्व करके उसमें हम क्या करेंगे, ये -2 और -1 से उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन लेंगे, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो ज़रा करके देखते हैं। देखिए y के टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया तो ये हो गया 1/y + 3। ठीक, ऐसे लिख लिया। और इधर आपका 2 है, इससे हमने लिख लिया dx/x+4 और इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बनी। तो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपल आ गया, log y + 3 इज इक्वल टू 2 log x+4 प्लस आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c लिखा। क्यों log लिखा? क्योंकि ये देखिए log log तो कांस्टेंट भी हमने log में ही लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, नेक्स्ट log y + 3, log y + 3 ये हो जाएगा log x+4 का स्क्वायर और प्लस log c, तो आप ऐसे कर दिए log m + log n होता है log mn, तो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया। अब देखिए क्या कहा गया, -2 और 1 से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो log y की जगह क्या है 1 + 3, ये हो गया log x की वैल्यू है -2 + 4 स्क्वायर इंटू सी। तो ज़रा देखिए ये आपके पास आ गया log 4 इज इक्वल टू log 2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 हो गया इंटू सी। तो जब आप यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी ना। ठीक है ना, इस तरीके से सी की वैल्यू 1 आ गई। आंसर हमारा कहाँ था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आंसर हमारा ये है, ये हमारा आंसर था ना, ये आंसर है। ठीक है, तो आप इसमें सी की वैल्यू रख दीजिए, तो हमने रख दी। देखिए log, या आप इसको log ऐसे था ना, तो इसके बाद हम एक स्टेप और लिख सकते थे, log एंटी लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y + 3 इज इक्वल टू x+4 का स्क्वायर इंटू सी। ये हमारा आंसर हो सकता है, लॉग की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करिए, ये लीजिए, अब आंसर हम इसमें लिख रहे हैं y + 3 इज इक्वल टू x+4 का स्क्वायर और सी की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि हमारा आंसर ये आएगा सिर्फ। ठीक है, सी की वैल्यू 1 हो गई ना, तो सी की वैल्यू जब 1 हो गई तो ये पर्टिकुलर आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ गए आप? वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। अभी तक हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और किससे चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो हमने k को कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, अब क्या बोलता है, इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज़ 6 यूनिट्स, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकेंड्स। तो ये बात की बात है, पहले तो हमें ये इक्वेशन मिला, मतलब ये जो हमने पूरा पढ़ा इससे हमें सिर्फ इतना इक्वेशन मिला। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो हमने ये कर दिया d/dt और v की जगह हो गया 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, जो आपके लिख लेते हैं, चलिए इसको किया आपने 4/3, तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट है, r का क्या किया 3r²। ठीक है, 3r², और r का जब करेंगे आप क्या होगा, dr/dt, मतलब t के रेस्पेक्ट में जब किया। ठीक है,
अब देखिए ये 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ये आपका इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा देखते हैं। देखिए इससे आपको मिलेगा, जब आप इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर का होगा तो होगा आर क्यूब बाई 3, और इसका होगा के टी प्लस सी। क्लियर। अब आप देखिए आपको यहाँ से ये मिलेगा 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 3 के टी प्लस सी, यानी कि आंसर यही है, ये आंसर है। ये क्या है, इट्स ए जनरल सोल्यूशन। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, कंडीशन देखिए। कंडीशन में वो ये कहता है इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। इनिशियली का मतलब क्या होता है, शुरू में, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग जब हुई होगी तो क्या हुआ, टी 0 होगा और आर 3 है, ठीक है ना भाई। स्टार्ट जब आप करेंगे तब क्या होगा, टी तो 0 होगा ना। स्टार्ट जब कहीं से स्टार्ट करेंगे, टाइम देखना शुरू करेंगे तो उस वक्त टाइम 0 होगा। उसके बाद तब ये 3 था, और उसके बाद जहाँ तक जाएंगे वो बात की बात है। तो देखते हैं, तो आपने कैसे सॉल्व किया इसको, वैल्यू पुट कीजिए। 4 पाई 3 का क्यूब 3 के टी हो गया 0 प्लस सी। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 27, या 3 से 3 कैंसिल कर तो हो जाएगा 36 पाई, ठीक है ना, 36 पाई, ये आपने कर दिया, ठीक है। तो ये 36 पाई सी की वैल्यू आपकी आ गई सॉल्व होने से, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया। तो 3c है, तो 3c है, एक 3 से हमने ये वाला एक कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये c की वैल्यू आ गई। अब वो क्या बोलता है, आफ्टर 3 सेकेंड्स, आफ्टर 3 सेकेंड्स क्या हुआ, ये 6 यूनिट हो गया रेडियस। यानी कि क्या चेंज आया, t आ गया 3 और r की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, रेडियस 6 हो गई। अब तो आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, 4 पाई आर की जगह क्या आ गया 6 का क्यूब इक्वल टू 3 के इंटू टी की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस सी की वैल्यू 36 पाई है, यूज़ कर लीजिए भाई। सी बार बार लिखने से क्या फ़ायदा, ये जो इक्वेशन आपकी दी हुई है ये सॉल्यूशन है, इसमें सी की वैल्यू 36 पाई हमने यूज़ कर ली, ठीक है। अब आप देखिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो ऐसे कर लेता हूँ 4 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। इसमें कर लीजिए आप 3, तो पहले से था 3 और कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा k प्लस इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2। तो आपको अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 96 पाई इज इक्वल टू k प्लस 12 पाई, ठीक है। तो k की वैल्यू जो आपको मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी, k की वैल्यू आपको मिलेगी 84 पाई, ये k की वैल्यू आ गई। यानी कि आपको क्या मिल गया, c की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू मिल गई, ठीक है, क्लियर। अब जो आपका ये देखिए मैंने बताया था ना, ये आंसर है जनरल सोल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन, इसी में आपको जो है वैल्यूज पुट करनी है k और c की। तो देखिए पुट करते हैं वैल्यूज, तो देखिए 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू क्या है 84 पाई इंटू टी प्लस c 36 पाई, ये देखिए ये वैल्यू आई, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका जो है इस तरीके से बनेगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और आपको जो है 4 पाई आर क्यूब, ये देखिए आप क्या करिए 4 पाई कॉमन ले लीजिए, 4 पाई हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 12t प्लस
ये आ गया, ठीक है। तो आप देखिए 4 पाई से 4 पाई आप कैंसिल कर दीजिए, क्लियर। अभी हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो आप देखिए आर क्यूब इक्वल टू कितना है आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा पूरा, आप जब इसको सॉल्व करें 21 है, सॉरी ये 21 है, 4 कॉमन लिया ना हमने 4 पाई, तो 21 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 63t, ऐसे आया। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 63t प्लस 27 की पावर 1/3, ठीक है, r क्यूब। ये आप फिर से इसको देख लीजिए, आपने 84 में से 4 कॉमन लिया तो 21 आया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू जो आई, सिंपल, फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस द कांस्टेंट रेट, ठीक है। ये हमने जो है बना लिया इक्वेशन। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, आफ्टर 3 सेकेंड्स इट्स 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड्स। तो ये है रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड, आफ्टर t सेकेंड के बाद रेडियस ऑफ द बलून आपकी ये आएगी, क्लियर। अब देखिए, और देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। मतलब वो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू को हम मैंने p ले लिया, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू p है और वो इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, r%, r%, किसका r%, p का r%, मतलब r% ऑफ p मतलब r/100 p का, ठीक है। ये है इस पूरे का मतलब r% पर ईयर, मतलब पूरा जो आपको ये लिखा हुआ है इसका ये मतलब है, क्लियर, समझ में आ गई बात। क्या कह रहा है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली, देखिए प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, ठीक है ना। प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है r% से इंक्रीज हो रहा है, तो p का r% आपने लिया, ठीक है ना, r% ऑफ p आपने लिया, तो क्या आएगा, PR/100, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, p वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, dp/p ऐसे कर लिया, और उसके बाद क्या किया, ये टर्म्स जो है r वाले एक साथ कर लिए, ठीक है, ये लीजिए, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log p आएगा, 1/x का log x होता है ना, तो log p हो गया। और इसके बाद आपने क्या किया, r/100 और इसका हो गया t आ गया, 1 का x होता है ना, तो इसमें t है तो t आ गया, और आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ तो क्या आएगा, e⁻ RT/100 प्लस c, ये इसकी पावर है, e की पावर, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब क्या कहता है, अब आगे देखिए, इतना तो क्वेश्चन हमने आधा पढ़ा और उसी से कर लिया। अब लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 इज डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, ठीक है, ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, 10 साल में ये पैसा जो है डबल हो जाता है। तो इसमें ये कहा गया है ₹100 डबल्स, ₹100, यानी कि स्टार्टिंग में ये रुपया कितना था, 100 था, 100 था, इसका मतलब टाइम कितना रहा होगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में तो टाइम 0 रहा होगा, तब पैसा कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 है। तो ज़रा देखते हैं क्या हुआ होगा उस टाइम। देखिए p, तो हमने ये वैल्यू जो रखी, तो ये आ गई 100 p की जगह, e की पावर t जो है 0 है, तो ये 0 इंटू टी, ये 0 हो गया प्लस c, यानी कि ये सॉल्व हो गया आ गया 100 इज इक्वल टू e⁻c। एक रिलेशन हमें ये मिला, ठीक। अब वो कहता है आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स के बाद क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। 100 का डबल क्या होता है भाई, 200, ऐसे बोल रहा है। अब यानी कि मैं आपसे सिंपल से ये कहना चाहता हूँ, आंसर जो है वो हमारा ये आ गया, जनरल सोल्यूशन। अब हमें चाहिए पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन कब आता है, जब कंडीशंस हम लोग अप्लाई कर देते हैं, यानी इसमें जो कांस्टेंट है उनको हमें हटाना पड़ेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट जो है उन्हें हटाना पड़ेगा, ठीक है। p की वैल्यू क्या आ गई, 200 e, अब
आर की वैल्यू क्या, टी की वैल्यू है 10, तो ये हो गया आर अपॉन 10 प्लस सी। आर अपॉन 10 कैसे लिखा हमने, आर टी की वैल्यू 10 लिखी अपॉन 100 है, तो एक जीरो कट गया, आर अपॉन 10 आ गया। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 200 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर ऐसे इंटू ई की पावर सी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स से लिखा है तो हम एक्स की पावर 2 प्लस ए लिख सकते हैं ना, वही हमने यहाँ किया। देखिए अब देखिए इधर क्या हुआ, 200 ई रेस्ट पावर आर बाई 10 इंटू ई की पावर सी की वैल्यू ये देखिए लिखी हुई है 100, तो आप 100 वैल्यू ये यूज़ कर लीजिए। अब क्या होगा, ये 100 वैल्यू यूज़ करने के बाद ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास आ जाएगी 200 अपॉन 100, मतलब 2 आ जाएगी। यानी कि यहाँ रिलेशन क्या है, इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हुआ अगर हम लॉग ले लेते हैं तो ये क्या आएगा, log 2 बेस ई, और इसकी वैल्यू आपको दी है, log 2 की वैल्यू ये देखिए इसमें दी गई है 0.6931, लॉग 0.6931, तो r की वैल्यू क्या आ गई 6.931, ठीक है ना, ये आ गया। यानी कि r को आप लिख सकते हैं 6.9%, ये आपका आंसर है। r तो पूछा गया था ना, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें वो ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ r, ये क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ r, जो इसने दिया कंटिन्यूसली जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है वो इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दो कंडीशन थी, इनिशियली जो था प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 था, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो रहा था, डबल हो जा रहा था, ठीक है ना, आफ्टर 10 ईयर्स, तो हमने इसका यूज़ किया और उसके बाद इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई लिखा, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स इंटू ई वाई, क्लियर। तो अगर मैं ऐसे करूँ 1 अपॉन ई वाई और इसको इधर ही लिखा रहने दो ई की पावर एक्स डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेशन किया तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए ई रेस पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स, ओके। तो इसका होगा ई की पावर माइनस वाई, माइनस साइन आएगा और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इधर कर दिया सी को, तो ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई, ऐसे लिख दिया। और माइनस सी कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को मैंने नया कांस्टेंट ले लिया के सपोज, तो के इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, मतलब जैसे मैंने माइनस सी यूज़ किया तो मैं इसको कैपिटल सी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे लीजिए, ये लीजिए, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखिए ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका जो मैच कर रहा है वो ए से मैच कर रहा है, ठीक है ना। बच्चों बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है आपको, ठीक है ना, हार नहीं माननी है, ओके। थैंक यू।